हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कोर्स का दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहला लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और एक पार्ट था इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। तो पहला जो पोर्शन हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे मैंने पहला लेक्चर अपना दे दिया था। वो लेक्चर था चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में हम लोगों ने पूरी टोटल एनालिसिस कर ली थी। बेसिकली चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने का हमारा जो है सबसे ज़रूरी क्वांटिटी है, सबसे बेसिक क्वांटिटी है। उसके बिना हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि चार्ज को जानना, चार्ज के बारे में जानना। तो वो सारी एनालिसिस हम लोगों ने कर ली थी, है ना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप जाके पहले पहला लेक्चर देख लीजिए, है ना। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए हमारी दूसरी सबसे ज़रूरी क्वांटिटी है वो है वेक्टर्स, मैथमेटिक्स, जो उसमें हम लोग मैथमेटिक्स यूज़ करने वाले हैं। ये दो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा और हम लोग एकदम तैयार हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मेन स्ट्रीम में आने के लिए। ओके, तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए आज वेक्टर्स। वेक्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। वेक्टर्स, ओके। वेक्टर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सदिश, है ना, सदिश। देखिए, अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th में बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है, जैसे कि फोर्स, वॉल्यूम, है ना, एरिया, मास, स्पीड और वेलोसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर भी ले लेते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ETC। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं पर इतनी लेके हम लोग समझ लेते हैं ना। तो देखिए, इनमें कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ उनकी क्वांटिटी बता देंगे, कितनी मात्रा में वो हैं। जैसे मास हम लोग कहेंगे 2 किलो हमारे पास है, 5 किलो है, बात कंप्लीट हो गई। टेम्परेचर हम लोग कह देंगे 20 डिग्री टेम्परेचर है, 80 डिग्री टेम्परेचर है, बात खत्म हो गई। प्रेशर हम लोगों ने कह दिया 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है, बात खत्म हो गई। हम लोगों ने वॉल्यूम हम लोगों ने कह दिया कितना पानी है 2 लीटर, कितना इसका वॉल्यूम है 5 लीटर, बात खत्म हो गई। पर कुछ क्वांटिटीज इसमें ऐसी हैं जिन पर बात करने के लिए हमें सिर्फ उसकी क्वांटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स हमारा क्वांटिटी से काम नहीं चलने वाला। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि फोर्स हम लोग आप देखे होंगे, अपने आसपास एक्सपीरियंस किए होंगे कि फोर्स को अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स पर, है ना, सपोज हम लोग कहेंगे 5 न्यूटन का फोर्स, है ना, तो हम लोग बात करते हैं कि इसे इस डायरेक्शन में लगाइए, इसे ऊपर की ओर लगाइए, इसे नीचे की ओर लगाइए, इसे दाहिनी ओर लगाइए। तो पहली चीज़ मैग्नीट्यूड की बात की है कि इतना फोर्स लगाइए, उसके साथ हम डायरेक्शन पर भी बात कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में लगाइए, है ना। तो वो क्वांटिटीज़ जिनके साथ हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगाते हैं, वो क्वांटिटीज़ हमारी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। स्पीड पर हम लोग कभी भी डायरेक्शन नहीं लगाते। स्पीड पे हम लोग क्या कहेंगे, उस लड़के की रफ्तार कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है ना। पर अगर वेलोसिटी की बात आएगी तब हम लोग कहेंगे कि वो जा रहा है 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर, है ना। तो अब हम लोग इनको कैटेगराइज कर लेते हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। फोर्स, एरिया, वेलोसिटी और फोर्स हो गया, एरिया हो गया और वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ये क्वांटिटीज़ हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो जो बाकी बची क्वांटिटीज़ वो क्या है, उनको हम लोग कहते हैं अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़, है ना। स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, वॉल्यूम, मास, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक।
आई होप कि आपको समझ में आई होंगी ये चीज़ें कैसे हम लोगों ने कैटेगराइज किया। अब थोड़ा सा हमें और डिटेल में बात करनी है, हमें इसकी फीलिंग आनी चाहिए, है ना। तो हम थोड़ा सा इंट्यूशन ग्रो करते हैं इन सब चीज़ों का, वेक्टर्स और स्केलर्स का। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप रफ कर देता हूँ। ओके, देखिए इस चीज़ को आपको फील करना कैसे। ये हमारे पास एक मेटल का बॉल है, मेटल का किसी धातु का कोई बॉल है, लोहे का मान लेते हैं, आयरन का, ये किसी भी स्टील का, है ना, कुछ भी है। सपोज हम लोगों ने एक फोर्स इधर से लगाया F बराबर 5 न्यूटन का, है ना, और एक फोर्स हम लोगों ने इधर से लगाया 5 न्यूटन पर। इस पर टोटल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, है ना। क्लास 10th में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है F बराबर MA, है ना, MA। अब रख के देखिए इस पर टोटल फोर्स कितना हो गया? 10 बराबर मास कितना हो गया? इसका मास हम लोगों ने मान लिया 2 kg, है ना, 2 × A। तो एक्सीलरेशन इसका कितना आ गया? 10/2 = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, पर आप लोग एक चीज़ सोचिए, अगर आप कभी बॉल रख के देखिए एक मेज पर, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाइए, क्या वो बॉल मूव करेगी? क्या वो चलेगी इधर उधर? नहीं, वो रुकी रहेगी। पर ये मैथमेटिक्स तो हमारी गलत क्यों बता रही है? ये तो 5 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन बता रही है। कहाँ पे फॉल्ट है? फॉल्ट यहाँ पर है कि आप लोगों ने फोर्स को डायरेक्ट जोड़ दिया इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉल पर टोटल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। पर ऐसा नहीं होता, ये क्वांटिटीज़ हम लोग तब जोड़ पाते डायरेक्ट बिना दिशा का ध्यान दिए हुए होते, जब ये क्वांटिटीज़ क्या होती? स्केलर क्वांटिटीज़ होती, हमारी अदिश राशियाँ होती। आप लोगों ने क्या किया? डायरेक्शन नहीं ध्यान दिया, आप लोगों ने मैग्नीट्यूड जोड़ दिया, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया, डायरेक्शन नहीं जोड़ी, इसलिए फॉर्मूला ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही क्या है? सही ये है कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन अलग हो तो वेक्टर्स क्या होते हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जीरो, उनका नेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इनका नेट क्या मानेंगे हम लोग? जीरो बराबर 2। अब एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको बात समझ में आई कैसे, है ना। तो हम लोग अब सोचिए एक चीज़ और, ये फोर्स यहाँ ना लग के यहाँ लगता, ऐसे कुछ। अब क्या होता? अब क्या करते आप लोग? ये भी 5 न्यूटन का था। अब भी आप लोग सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते थे 5 न्यूटन 5 न्यूटन। वेक्टर्स सीधे सीधे अगर आपको जोड़ने हो तो एक ही कंडीशन में जुड़ते हैं, जब दोनों क्या हो? एक ही दिशा में लग रहे हो। पर अभी क्या दिशाएं दोनों की एक ही हैं? नहीं, देखिए नहीं एक ही है ना। तो अब भी हम लोग इस पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। 10 = 2 × A अब भी नहीं कर सकते। 10 = 2 × A और ये बराबर 5, ये अब भी नहीं है, ये अभी गलत है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को कैसे हम बात करेंगे? अगर दो डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहे हैं तो हम लोग कैसे बात करेंगे? ये वेक्टर्स का हम लोग कैसे जोड़ेंगे? नेट इसका कैसे निकालेंगे? ये हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ओके, तो अभी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए वेक्टर्स के बारे में, तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए इस पर हम लोग स्केलर क्वांटिटी लेते हैं एक, ठीक है। अब एक स्केलर क्वांटिटीज़ आप लोगों ने देख लिया कि वेक्टर्स को हम लोग ऐसे डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। चलिए एक स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। सपोज हम इस मेटल बॉल का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इधर से हम लोग इस पर एक बर्नर से आग लगा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और इधर भी एक बर्नर से इसे गर्म कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में गर्म कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से गर्म कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर पहले मान लिया हम लोगों ने, सपोज मान लिया हम लोग आइस क्यूब है, ये बर्फ़ का टुकड़ा है ना, इसका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग इसे इधर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर रहे हैं, इधर फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे? इस पर कुछ भी ये इसकी गर्मी बढ़ेगी ही नहीं? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इनमें डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता फोर्स की तरह कि फोर्स अपोजिट लगा दिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसमें अपोजिट किसी भी डायरेक्शन से आप गर्म करिए, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये चीज़ आप लोगों ने अपने आसपास लाइफ में फील भी किया है ना। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा जब तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए, है ना। बात समझ में आ गई आपको? तो स्केलर्स हम लोग ऐसे ही जोड़ देते हैं बिना डायरेक्शन का ध्यान दिए हुए। चलिए नेक्स्ट, तो हम लोगों ने वेक्टर्स और स्केलर्स पर बात कर ली। अब पूरे फिजिक्स में हम लोग जो वेक्टर्स पढ़ेंगे उनमें कुछ स्पेशल टाइप के वेक्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। 1 मिनट रुकिए, इससे पहले आप हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आप लोगों ने बुक में लिखा हुआ देखा होगा या कहीं पर, या फिर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। फोर्स है, मास है, वेलोसिटी है, और हम ले लेते हैं टेम्परेचर है। आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा तो ठीक है, यहाँ पे देखिए जो क्वांटिटीज़ स्केलर हैं जैसे मास, वेलोसिटी, इनका हम लोगों ने ये लिख दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, बस बात खत्म। पर जो क्वांटिटीज़ हमारी वेलोसिटी हमारी वेक्टर है, टेम्परेचर, इनको ऐसे लिख दिया मतलब मैग्नीट्यूड, बात खत्म। पर जो क्वांटिटीज़ हमारी वेक्टर है जैसे एफ, उनके ऊपर हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, तीर लगाते हैं। ये तीर क्या दिखाता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें क्या है, डायरेक्शन है। तो जिन क्वांटिटीज़ पर आज के बाद अगर बुक में आपको कहीं पर किसी साइन के ऊपर, किसी वर्ड के ऊपर तीर लगा मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो क्वांटिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। अच्छा, ये तो इसका एक तरीके से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम लोग इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसको दिखाने का तरीका देखो, मैग्नीट्यूड को जो हम लोग लेंथ से दिखाते हैं और डायरेक्शन को दिखाते हैं ओरिएंटेशन से। ओरिएंटेशन कैसे, देखिए ऐसे, इसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इस एरो की, उतना ज़्यादा क्या होगा इस एरो का। ये एरो जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, F इक्वल टू 5 न्यूटन, है ना। तो इसको 5 यूनिट लंबाई ये खींचिए, 1 2 3 4 5 यूनिट लंबाई हो गई। और डायरेक्शन एक, ये एक स्पेशल डायरेक्शन हो गई इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये फोर्स को दिखा रहा है, इसकी लंबाई फोर्स के मैग्नीट्यूड को दिखा रही है, और इसका डायरेक्शन जो है, इसका ओरिएंटेशन किस दिशा में है ये, वो दिखा रहा है फोर्स के डायरेक्शन को। ठीक है, अब अगर हमारा फोर्स सिर्फ 2 न्यूटन का है तो हमारा ये मिट जाएगा, ये समझ गए। वेक्टर की लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई, वेक्टर की लेंथ छोटी हो गई, डायरेक्शन अब भी वही है। ठीक है, तो आप वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन समझ गए। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लेंथ जो है इसकी मैग्नीट्यूड बताती है और इसका ओरिएंटेशन जो है वो डायरेक्शन को बताता है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ये है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। ओके, सो रफ कर लेते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। कुछ वेक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो हमेशा यूज़ होती रहेंगी फिजिक्स में, तो वो उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहली टाइप जो है वो है यूनिट वेक्टर। ओके, दूसरी टाइप जो है हमारी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। तीसरी जो है हमारी वो है पैरेलल वेक्टर। चौथी जो है हमारी और एक परपेंडिकुलर वेक्टर। ये हमारा इक्वल वेक्टर। ठीक, ये कुछ वेक्टर्स हमें देखने हैं। तो ठीक है, पहले आप लोग देखिए यूनिट वेक्टर। इनके आगे आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए, यूज्ड टू शो डायरेक्शन एंड हैव मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, देखिए यूनिट वेक्टर्स कहीं पर भी यूज़ किए जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है हमेशा 1। कैसे, देखिए 3 स्पेशल टाइप के वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर बहुत टाइप्स के होते हैं, है ना, पर 3 स्पेशल टाइप्स के हैं जो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, आई, जे और के। आई क्या दिखाता है, एक्स डायरेक्शन को। वाई क्या दिखाता है, वाई डायरेक्शन को। ये सॉरी, जे जो है वाई डायरेक्शन को दिखाता है। और के क्या दिखाता है, जेड डायरेक्शन को। ठीक है, कैसे, देखिए आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, ये हमारा जो है
कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, है ना। तो कई बार हम लोग वेक्टर्स में जब बात करेंगे तो एक्स की डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, आई से, और वाई की डायरेक्शन को हम लोग जे से, और जेड की डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, के से। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स के ऊपर हम लोग हमेशा कैप का साइन लगाते हैं, ये कैप, ठीक। किसी भी वेक्टर पर अगर कोई भी वेक्टर है ऐसे, इस पर कैप लग गया, इसका मतलब वो क्या होता है, वो यूनिट वेक्टर है और उसमें उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ओके, देखिए आई जे और के आप समझ गए। ओके, तो आप लोग ये बात समझ गए कि यूनिट वेक्टर्स जो है सिर्फ डायरेक्शन को बताते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग पोजीशन वेक्टर, ये सबसे जरूरी टाइप का वेक्टर है। आइए देखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हेडिंग डालिए आप लोग पोजीशन वेक्टर। अब इन सारी चीज़ों के एप्लीकेशन में बताऊंगा, आई जे कैसे यूज़ करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, सब क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यूज्ड टू लोकेट पोजीशन, स्पेस में किसी जगह पर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए, वो कहाँ पर है ये बताने के लिए हम लोग हमेशा जो है पोजीशन वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर को कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे दिखाएंगे कि किसी पॉइंट की पोजीशन। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा होगा, आई जे के, है ना। अच्छा, हम लोग एक्स वाई जेड को आई जे के से दिखा रहे हैं। ओके, अब आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, चलिए आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए। एक्चुअली पावर चला गया इसलिए थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा आपको, ठीक है, पर कोई बात नहीं। देखिए ये हमारा जेड एक्सिस है। ओके, देखिए ये जेड एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब जेड एक्सिस ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली हम लोग ऊपर तो नहीं दिखा सकते ना बोर्ड में, तो पर ये एक्चुअली इसको ऐसे आप सोचिए, ऐसे है। ओके, ऐसे है। अब अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ पर है कहीं पर, है ना, तो इसकी पोजीशन हम लोग कैसे लिखेंगे, पोजीशन देखिए कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया 2, 3, 1, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। देखिए 2, 3, 1 पहला जो होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा जो होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है और तीसरा हमारा z कोऑर्डिनेट होता है। ओके, अब अगर हम लोग ओरिजिन से, ये हमारा पॉइंट 0 है, ओरिजिन से यहाँ से उस पॉइंट तक जाना है तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए कह रहा है x की दिशा में कितना जाना है या फिर y की दिशा में कितना जाना है, 2 यूनिट, एक यहाँ से चले 1, 2 यहाँ पर आ गए। अब y की दिशा में कितना जाना है, 3, 1, 2, 3 यहाँ से चल के यहाँ आ गए, y की दिशा में 3। z की दिशा में कितना जाना है, 1, z मतलब ऊपर, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। ये पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर अब इसको हम लोग बोर्ड से ऊपर थोड़ी ना दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने बोर्ड पे आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर पहुँच गए, आप उठ के यहाँ पर आइए 1 यूनिट, तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को आपको क्या करना है, ओरिजिन से एक लाइन सीधे इस पॉइंट से मिला दीजिए, ओरिजिन से एक लाइन को लीजिए और इस पॉइंट से सीधे मिला दीजिए। वो लाइन क्या कहलाएगी, हमारी पोजीशन वेक्टर। ओके, वो लाइन हमारी कहलाएगी पोजीशन वेक्टर। देखिए कैसे, ये लाइन, ये हमारी लाइन कहलाएगी पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को हमेशा हम आर से दिखाते हैं। आर हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। ओके, अब देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे, मैं इसे रफ कर देता हूँ। पोजीशन वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, आप लोगों ने डायग्राम में तो देख लिया कि कैसे दिखाएंगे। आर वेक्टर, इसको लिखते हैं हम लोग एक्स की डायरेक्शन में कितना गए थे, 2, मैग्नीट्यूड हमने बता दिया, एक्स की डायरेक्शन में कितना गए, 2, पर डायरेक्शन भी तो बतानी है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करते हैं, आई, इसके पीछे क्या लिख देंगे, आई, मतलब 2 यूनिट आई की दिशा में, एक्स की दिशा में, प्लस 3 यूनिट किधर, जे की दिशा में, 3 यूनिट जे वाई की दिशा में, प्लस 1 यूनिट किधर, के की दिशा में। ये हो गया किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना। आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये बात, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तब भी बहुत सिंपल है। कोई एक पॉइंट अलग लेते हैं, ये पॉइंट
है ना, कोई पॉइंट Q ले लेते हैं, कोई पॉइंट Q है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -2, 5, है ना, 1 -2, 5। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं कि x पर हम लोग कितना गए, 1 यूनिट, है ना, ये बता रहा है x पर हम लोग, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। 1 -2, 5, देखिए x पर हम लोग कितना गए, 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखिए r, ये पॉइंट Q है तो छोटा सा नीचे Q लिख दीजिए, RQ, पोजीशन वेक्टर क्या है 1i प्लस, है ना, अब प्लस क्या -2, देखिए हाँ एक चीज़ और, j को जो है ऊपर के लिए y की डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, j लिखते हैं, पर अगर -y की डायरेक्शन दिखानी हो, -y नीचे है तो -j कर देते हैं, ठीक है। x को दिखाने के लिए i किए, पर अगर -x को दिखाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, -i, ओके। तो आप देखिए अब j है कितना हमारा, -2, है ना, -2 है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या है, निगेटिव डायरेक्शन, -2, और यहाँ पे लिख देंगे j, है ना, प्लस k की डायरेक्शन में, यहाँ गए, यहाँ आए नीचे, अब y का कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो नीचे आएंगे, और k के ऊपर बढ़ेंगे कितना, 5 यूनिट, प्लस 5k, ठीक। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अगर कोई a वेक्टर है 2i, मतलब यहाँ से हमें दो यूनिट आगे जाना है, पर अगर हम लोगों ने कर दिया -2i, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 -i, मतलब हमें 2 यूनिट इधर जाना है, ठीक, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए मुझे, ठीक है, मैं सारे आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको कुछ और भी चीज़ें पूछनी है तो मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, और सॉरी एक मेल आईडी दे रखी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा पोजीशन वेक्टर लिखना, है ना। चलिए, पोजीशन वेक्टर लिखना आ गया। अब हम लोग इस पर कुछ डायरेक्शंस वगैरह पे बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर से और हम लोगों की क्या क्या मैथमेटिक्स रिलेटेड है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखिए, ये हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, y z, या फिर लिख लीजिए i j k, ठीक। हमने कोई एक जनरल पॉइंट लिया P, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने, x y z, x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, इसी तरह y 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, इसी तरह से z, है ना। अब हमें देखना है कि P का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, r, इसको पोजीशन वेक्टर r माने, क्या लिखेंगे, x i प्लस y j प्लस z k कैप, ये इसका हो गया पोजीशन वेक्टर। अब देखिए, अगर हमें कोई भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ना, हमें उसका x एक्सिस से या y एक्सिस से या z एक्सिस से डायरेक्शन निकालना हो। सपोज हमारा ये पोजीशन वेक्टर है, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, ये है ना हमारा कोई, सॉरी एक मेरा मार्कर और कहाँ गया, ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, ये हमारा कोई पोजीशन वेक्टर है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये पोजीशन वेक्टर ये है ना। अब देखिए, इसका x एक्सिस से कोई एंगल बन रहा है, कोई एक्सिस इसका y एक्सिस से भी एक एंगल बन रहा है, एक इसका z एक्सिस से भी एंगल बन रहा है। तो ये एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एंगल बेसिकली क्या देता है, डायरेक्शन, कि इस x दिशा से हम लोग कितना एंगल पे जाएं कि हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाए, y से हम लोग कितना दिशा पे जाएं कि हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाए, है ना। तो हम इसका एंगल निकालने वाले हैं, इसका x डायरेक्शन से क्या एंगल है, y डायरेक्शन से क्या एंगल है, और z डायरेक्शन से क्या एंगल है। तो आइए हम लोग देखते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ, अभी पोजीशन वेक्टर बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोगों ने पहले, हम लोगों को और बेसिक लेवल पे जाना है, 10th क्लास पे आ जाइए या 9th क्लास पे आ जाइए, 2 डायमेंशन में आ जाइए। ये तो मैं 3 डायमेंशन में दिखा रहा हूँ, इसमें z एक्सिस भी ले ली मैंने ना, पर यहाँ पे मैं सिर्फ x और y ले रहा हूँ, है ना। ये एक ट्रायंगल है ना, ये लंबाई है 1, ये लंबाई है 2, ये है थीटा। अब अगर हम लोग यहाँ पे cos थीटा लिखें, क्या लिखोगे आप, cos थीटा बराबर आधार, या फिर हम लोग लिखेंगे बेस। cos थीटा क्या होता है,
बेस अपान हाइपोटेन्यूज या फिर आधार बटे कर्ण, है ना। बेस कितना है 1, कर्ण कितना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ये पूरा कर्ण है, बेस अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा 1 अपान रूट 5, 1 अपान अंडर रूट 5, कॉस थीटा बराबर आ गया 1 अपान अंडर रूट 5। तो थीटा, अच्छा इसको थीटा एक्स लिखिए क्योंकि हम लोग एक्स डायरेक्शन से एंगल निकाल रहे हैं। थीटा एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1 अपान रूट 5। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग, एक्स एक्सिस से एंगल निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखिए, बेस एक्स एक्सिस से एंगल निकालने के लिए हमने एक्स वाला कंपोनेंट ऊपर रखा, एक्स दिशा में कितना गए थे। अच्छा इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये पॉइंट है, इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज को अगर वेक्टर मान लें, हाइपोटेन्यूज ये एच जो है इसको वेक्टर मान लें तो क्या लिखेंगे, 1 यूनिट हम लोग गए एक्स में और 2 यूनिट गए वाई में, है ना। अब इसका एक्स से एंगल निकालना है तो हमने ऊपर क्या रखा, एक्स वाला कंपोनेंट, और नीचे क्या रखा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता तो आप यहाँ पे सीख लीजिए। मैग्नीट्यूड जो क्या है, परिमाण बताता है। मैग्नीट्यूड को हमेशा हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेक्टर लिखिए, उसके दोनों तरफ डंडे खींच दीजिए, इसका मतलब होता है मॉड, ये मॉड का साइन है, और ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके जो डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, उनको हटा दीजिए और कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ओके। तो हमारा फार्मूला आप समझ में आए, जिस एक्सिस से हमें एंगल निकालना है उसका ऊपर कंपोनेंट रखिए और नीचे क्या रखना है आपको, पूरे पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इस चीज़ को हम लोग 3D में ले सकते हैं, 3D में ले चलेंगे, जहाँ पर जेड एक्सिस भी हम लोग लेंगे ना, यहाँ पर। अब देखिए इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल क्या है, हमने मान लिया थीटा, थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या बताया था, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, एक्स, अपान इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से वाई एक्सिस से कॉस थीटा एक्स लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए थीटा वाई, ये थीटा वाई, ये थीटा एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका वाई कंपोनेंट, इस वेक्टर में हम लोग वाई की दिशा में कितना गए, है ना, तो वो ऊपर रखेंगे अपान मैग्नीट्यूड। इसी तरह से सेम जेड, कॉस थीटा जेड बराबर जेड अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका एंगल हमें कहाँ से मिल जाएगा, जेड एक्सिस से, है ना। चलिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, देखिए 1 यूनिट इधर गए हम लोग एक्स पर और 1 यूनिट ऊपर गए वाई पर, थीटा क्या हो जाएगा, ये tan थीटा निकालिए, लंब 1 बटे आधार, क्या आ गया 1, tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू कितना लिखते हैं हम लोग 45 डिग्री, है ना। अच्छा अब इसको वेक्टर से समझते हैं, देखिए इस वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, x की दिशा में 1 गए i प्लस y की दिशा में भी 1 गए j, है ना, 1i प्लस 1j। अब इसका x से जरा एंगल निकालिए, देखिए वेक्टर के तरीके से क्या लिखेंगे, cos थीटा x बराबर x का कंपोनेंट क्या है 1 अपान मैग्नीट्यूड क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या हो गया 1 अपान रूट 2। तो थीटा x बराबर क्या आ गया, cos इनवर्स 1 अपान रूट 2। cos इनवर्स 1 अपान रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री। तो थीटा एक्स कितना आ गया हमारा 45 डिग्री, वही यहाँ से आया था। तो आप समझ गए, चाहे आप वेक्टर से निकालें और चाहे आप लोग डायरेक्ट निकालें। तो आप देख रहे हैं वेक्टर का पोर्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आप सोच रहे होंगे तो हमें वेक्टर्स क्यों पढ़ना, इतना पोर्शन लंबा हो रहा है, इतना न्यूमेरिकल लंबा हो रहा है, जबकि हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नहीं, पर आगे ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसी ऐसी ज्योमेट्रीज आएंगी जहाँ पर आप लोगों का ये मेथड बहुत टफ पड़ जाएगा, आप लोगों का वेक्टर ही आसान पड़ेगा, है ना। इसीलिए हम लोग, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स पे, कैसी प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम लोग कैसे तरीके अप्लाई करेंगे।
एक ही तरीका हमेशा इजी हो ये सही नहीं है। कभी भी हम लोगों का वेक्टर इजी हो जाएगा किसी प्रॉब्लम में ये तरीका ज़्यादा इजी पड़ेगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम्स पे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, डायरेक्शन वगैरह समझ में आ गया होगा, पोजीशन वेक्टर लिखना समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप अगला हेडिंग डालिए, पैरेलल वेक्टर। हेडिंग डालिए आप लोग, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, इसमें आप लिखिए ब्रैकेट में, डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम। दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन हमेशा क्या हो, सेम हो, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। जैसे एक ये वेक्टर ले लीजिए, है ना, मान लिया हम लोगों ने 5i है, एक ये वेक्टर ले लीजिए 7i। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया हमने। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, अलग अलग, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, पर ये दोनों वेक्टर क्या है, एक ही दिशा में, मतलब ये क्या है, दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। दूसरा एग्जांपल लेके देखिए, 5i, ये भी पैरेलल वेक्टर है ना, इनका भी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो ऐसे दो वेक्टर जिनको जो सेम डायरेक्शन में हो वो क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर। दूसरा हेडिंग डालिए आप लोग, पैरेलल वेक्टर आप लोगों ने देख लिया, पोजीशन वेक्टर देख लिया। अब हेडिंग डालिए इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर ये कहता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम, है ना। मतलब ऐसा दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं हमारे, वो वेक्टर्स हमारे कहलाए जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। जैसे कि अच्छा इन दोनों वेक्टर्स में देखिए, ये वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल वेक्टर, पर इक्वल वेक्टर नहीं है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। पर ये वेक्टर देखिए, ये पैरेलल वेक्टर भी हैं और इक्वल वेक्टर भी हैं, पर है ना। इक्वल वेक्टर इसलिए है कि इनका डायरेक्शन भी सेम है, आई और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो वो क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बताए दे रहा हूँ ना, आगे यूज होंगी कहीं पर। और पैरेलल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालिए आप लोग नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। अच्छा मैंने इसमें डिवीज़न क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वेक्टर का डिवीज़न डिफाइंड नहीं होता है। वेक्टर को हम लोग कभी भी डिवाइड नहीं करते, वेक्टर्स को हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आप लोगों को एक प्रॉब्लम मैंने बताई थी ना, ये एक बॉल है, ये फोर्स, ये फोर्स। अब F बराबर ma, इस फार्मूले में हम इस चीज़ को कैसे यूज करेंगे बताइए। 5 न्यूटन। सोचिए अगर इफ नेट, हम लोगों को नेट कैसे पता करेंगे, कहाँ से पता चलेगा कि इफ नेट क्या है। तो ये चीज़ पता करने के लिए हमें वेक्टर का एडिशन आना चाहिए, है ना। तो वेक्टर्स का एडिशन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा वेक्टर्स का एडिशन करेंगे हम लोग। एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स, एक चार्ज पर कई फोर्सेस लग रहे होंगे, तो हम लोग नेट चार्ज निकालेंगे, है ना, नेट फोर्स निकालेंगे, सॉरी। तो वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज लेक्चर ये काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो गया है। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं वेक्टर के सेकेंड पार्ट में। ओके।